हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के आज के इस सेशन के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले कुछ हमारे जो कंसेप्ट है उनको हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली बच्चे जो है सेशन को लाइक भी करते जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। डेडिकेटेड बच्चे जिन्होंने यहाँ पर में इस सेशन को एनर्जी दी है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे सेशन को, ताकि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे और भी क्वेश्चंस को और भी सेशंस को कर सके। चलिए तो हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के तरफ में, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर में कंटिन्यूअसली लाइक करते जा रहे हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, विच सिटी विल होस्ट द 2028 ओलंपिक्स। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, 2028 का ओलंपिक कौन सी सिटी जो है वो होस्ट करने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि 2024 के अंदर में जो है पेरिस ओलंपिक्स जो है आप लोगों के हुए, ठीक है। पेरिस ओलंपिक अभी जो है 2028 के अंदर में जो ओलंपिक होगा आपका, ठीक है, वो कहां पर में होगा? तो पेरिस में तो वापस से तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, रोम में होगा, लॉस एंजलिस में होगा, जिनेवा में होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक? चलिए तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजलिस के अंदर में होने वाला है, ठीक है। तो 2028 के ओलंपिक्स लॉस एंजलिस के अंदर में होंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोग देखिएगा कि अभी अगले कुछ समय तक ये क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछा जाएगा आप लोगों से। कितने लोगों को पता था हाथ ऊपर कर दीजिए, और जिन लोगों को नहीं पता था अभी सीख गए हैं वो लोग लिख भी देंगे कमेंट के अंदर में। इससे क्या होगा कि आप लोगों की री हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर में, आप लोग और ज्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाओगे। कमेंट के अंदर में जरूर लिख दीजिएगा 2028 ओलंपिक लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहां पर में है? तो ये यूएसए के अंदर में ही, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। देखिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड एडिटर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है? ओके, कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है? देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा भी यहाँ पर में ध्यान दोगे तो जैसे यहाँ पर में आप देख सकते हो मराठा दिया हुआ है, तो मराठा और केसरी, ठीक है, केसरी और मराठा, ये जो दो न्यूज़पेपर थे ये आपको पता है बाल गंगाधर तिलक ने एडिट किए थे, ठीक है। तो ये तो सही वाली जोड़ी है आपकी। उसके बाद में नवजीवन, ठीक है, महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर है, ठीक है। बंगाली नाम से न्यूज़पेपर जो था ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने निकाला था। ये अपने आप में एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नवजीवन बनेगा आप लोगों का अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन अलग से, ठीक है। मराठा केसरी किसके अखबार थे? बाल गंगाधर तिलक के अखबार थे, ठीक है। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि केसरी जो है वो मराठी भाषा में था, ठीक है। केसरी जो है मराठी भाषा में, और मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा के अंदर में था। ये भी एक बार पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। बंगाली जो न्यूज़पेपर है ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया अगर आप बात करेंगे तो ये अखबार, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाला गया था, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, दादा भाई नौरोजी होना चाहिए, ठीक है। सुकृति शर्मा जी ने बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, सिलेक्शन लेने की है इच्छा तो ज्वाइन करेंगे टीचिंग परीक्षा, बढ़िया है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर में, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा है कि कौन सा वाला गलत है, तो ये वाला गलत है ना, तो आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। 4 डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट आपसे पूछा था, नॉट करेक्ट वाला कौन सा है वो आप लोगों ने लगा दिया यहाँ पर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने लगाना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि दादा भाई नौरोजी ने जो है फ्रेंड्स वॉइस ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था, ठीक है, बॉम्बे में, बॉम्बे प्रांत के अंदर में। दादा भाई नौरोजी ने एक और न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, ठीक है, जल्दी से लिखेंगे आप सभी लोग, रास्त गोफ्तार। बहुत ही फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में। रास्त गोफ्तार किसका न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो रास्त गोफ्तार नाम से भी जो न्यूज़पेपर था ये दादा भाई नौरोजी ने निकाला था, ठीक है। इसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? धन का निष्कासन, ठीक है, कि भाई अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे हैं, भारत से पैसा ले जा रहे हैं और ब्रिटेन के अंदर में डाल रहे हैं, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। थेरी किसने दी थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब धन जो है वो निकल रहा है यहाँ से, ड्रेनेज हो रहा है, ठीक है, बह रहा है भारत से और ब्रिटेन में जा रहा है। तो ये थेरी जो है ये दादा भाई नौरोजी ने ही दी थी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नाम से एक पुस्तक लिखी थी, पुअर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये पुस्तक का नाम है पूरा का पूरा, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके अंदर में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? अच्छा, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, भारत का महान बूढ़ा आदमी। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और चीज आपको बताता हूं, दादा भाई नौरोजी को जो है इंडियन ग्लैडस्टोन भी बोलते हैं, इंडियन, ठीक है, ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन कौन था? ग्लैडस्टोन जो है एक समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, ओके, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उनके साथ में इनका कंपैरिजन किया जाता था। जैसे ब्रिटेन के अंदर में इंडियन जैसे लॉर्ड ग्लैडस्टोन है, वैसे ही भारत के दादा भाई नौरोजी, वैसे ये दादा भाई नौरोजी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, हाँ, बस एक कंपैरिजन के लिए कि भाई ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटिश है, ये इंडियन है, तो उनके साथ में तो इंडियन ग्लैडस्टोन किसको बोला जाता है? अगर कभी आ जाए तो याद रख लेना आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा एक हाई लेवल क्वेश्चन बन जाएगा आपका। यूं ना भटकिए, भटकने से हानि होती है, जुड़िए टीचिंग परीक्षा के साथ, यहाँ तूफानी होती है। क्या बात है विक्रम कुमार जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बात है, विक्रम कुमार जी के लिए यार एक थम्स अप तो बनता है, क्या बढ़िया लाइन बनाई उन्होंने। ठीक है, चलिए। अच्छा, बंगाली नाम का अखबार जो है, प्लीज इसको लिख दीजिए आप लोग, किसने बनाया था? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा अभी कि बंगाली नाम का अखबार 1862 के अंदर में किसने निकाला था? तो ये निकाले थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन सकेगा आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, कैसे? डिस्क्रिशनरी, कार्यकारी, दिस पावर इज एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, आपको पता होना चाहिए कि अध्यादेश क्या होता है, सबसे पहली चीज। ठीक है, अध्यादेश या फिर जिसको आप लोग ऑर्डिनेंस कहते हो, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, एक टेम्पररी रूप से कानून होता है। अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ गई और संसद या विधानसभा उस समय में बैठी हुई नहीं है, उसकी बैठक नहीं चल रही, तो कानून पास तो नहीं करवा पाएंगे। तो अर्जेंटली अगर कोई कानून पास करवाना है सरकार ने, तो वो क्या कर सकती है? अध्यादेश लेकर आ सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन दे सकती है कि राष्ट्रपति जी ये अध्यादेश जारी करिए, और राज्य सरकार की जो कैबिनेट होती है, ठीक है, राज्य सरकार जो होती है, चीफ मिनिस्टर और उनका जो मंत्रिमंडल होता है, वो राष्ट्रपति जो राज्यपाल है उसको सलाह दे सकते हैं कि ये अध्यादेश जारी करिए करके। ठीक है, अध्यादेश जो है वो 6 मतलब उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अगर बात करें तो 6 महीने 6 हफ्ते, मतलब 7.5 महीने उसकी मैक्सिमम आयु हो सकती है, अगर खींच तान के भी लेकर जाए तो। लेकिन उसको एक ना एक दिन जो है वो संसद में, अगर केंद्र सरकार ने निकाला है अध्यादेश और अगर राज्य सरकार ने निकाला है, तो विधानमंडल के अंदर में उसको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए अध्यादेश जारी करके रख सकते हैं, ये केवल टेम्पररी एक प्रावधान है। तो अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार को लगता है कि कोई अर्जेंट कानून चाहिए, तो वो आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति को ये सुझाव देंगी, राष्ट्रपति को, कि ये वाला प्रावधान, ये वाला अध्यादेश निकालिए। राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, ओके, राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल करके या राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते, ये याद रखना है। उनको क्या चाहिए? ठीक है, ये जो है ना, जो कैबिनेट होती है उसकी सलाह पर, दिस पावर इज एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, जो भी, चाहे केंद्र सरकार में अगर राष्ट्रपति निकाल रहे हैं तो जो हमारी केंद्र सरकार की जो कैबिनेट है वो उनको देंगी सलाह, और अगर राज्यपाल निकाल रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 213 के तहत राज्यपाल, ठीक है, वो राज्य सरकार की कैबिनेट के जो है इशारे के ऊपर में या फिर उनकी सलाह के ऊपर में इसको जारी करेंगे। ठीक है, तो दिस पावर is exercised on the advice of cabinet. In this case, it will be exercised on the advice of the state government. राज्य सरकार के दिशा निर्देश या राज्य सरकार की सलाह के अधीन ये अध्यादेश जारी करने का पावर राज्यपाल को मिलता है। ठीक है, राज्यपाल अपने मन मर्जी से आकर कल कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, तो अब ना थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, ओके, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर मैं आप लोगों को बताना है कि कौन सा वाला सही है। ठीक है, ट्रू बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है, आर्टिकल नंबर 123, ठीक है। बी है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, आर्टिकल नंबर 213, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है मोर देन वन ऑफ दी अबो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, नन ऑफ दी अबो। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा वाला करेक्ट है? करेक्ट आपको बताना है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट क्या है?
करेक्ट इनमें से कौन सा है, आप लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी से, ठीक है। करेक्ट कौन सा है, या दोनों सही है, एक सही है, या एक भी सही नहीं है, ठीक है। सही वाली जोड़ी कौन सी लगी हुई है ये बताना है आप लोगों ने। देखते कितने लोग, और सही वाली जोड़ी आप लोगों ने, ठीक है। अगर आपको लगता है एक सही है तो दूसरा वाला जो भी गलत रहेगा उसका आंसर करना है। अगर दोनों गलत है तो आपको बताना है कि दोनों का भी सही आंसर क्या है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। और जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहिए अगर आप चाहते हो कि ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों की करवाते रहे, ठीक है। तो नोटा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दी अबव, क्योंकि राज्यपाल का जो आर्टिकल है वो है 213 और राष्ट्रपति का आर्टिकल जो है अध्यादेश जारी करने का वो 123 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमारे, ठीक है। कर्नल वाइली की हत्या के लिए किसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, ठीक है। कर्नल वाइली की हत्या जो है वो कर दी थी, 63वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आजीवन कारावास की सजा दी गई, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, ठीक है, मनमथ नाथ, मोर देन वन ऑफ दी अबव। देखिए, तो अगर आप लोगों को मैं बात बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पर कर्नल वाइली जो है, ठीक है, इनकी हत्या क्यों की गई थी, ये क्या थे, इनकी गलती क्या थी। तो ये इनकी गलती ये थी कि ये जो है असिस्टेंट थे, किसके असिस्टेंट थे, ठीक है, ये असिस्टेंट थे उस समय में हमारे भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उनके, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक जो है 1909 का अगर कानून आप लोगों ने कभी देखा हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है, तो लॉर्ड मॉर्ले, ठीक है, उस समय में भारत के क्या थे, लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत के मामलों के मंत्री लॉर्ड मॉर्ले, तो उनके असिस्टेंट थे ये, ठीक है, कर्नल वाइली। तो मदन लाल ढींगरा जो थे ना, ये इनको मारने गए थे, लॉर्ड मॉर्ले उनका निशाना थे, लेकिन गलती से कर्नल वाइली की जो है यहाँ पर में हत्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या हुआ, मदन लाल ढींगरा जो है उनको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में क्या हुआ था, इनको जो है सजा दी गई थी, बट ये क्वेश्चन गलत है, इनको आजीवन कारावास की सजा नहीं दी गई थी, इनको मृत्यु दंड दिया गया था, ठीक है, मृत्यु, ठीक है, दंड दिया गया था, फांसी दी गई थी इनको, ओके। तो 17 अगस्त 1909 को इनको फांसी पे लटका दिया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। और ये क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी के अंदर में आया, बीपीएससी ने 70वीं बीपीएससी के अंदर में भी इस तरीके की गलतियां की है, आपको पता है, फिर उनको क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा। तो यहाँ पर में जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, मृत्यु दंड दिया गया था, तो 63वीं बीपीएससी में भी उनको क्या करना पड़ा था, क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था। तो आप लोग याद रखिएगा कि कर्नल वाइली की हत्या के लिए आजीवन कारावास नहीं, मृत्यु दंड दिया गया था मदन लाल ढींगरा को, ठीक है, वो लॉर्ड मॉर्ले को मारने गए थे, ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले को। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। और इनको जो है 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो इनएक्यूरेट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ओके। तो लाइफ पनिशमेंट जो है ये आजीवन कारावास, यहां पर में लाइफ पनिशमेंट जो है, इसका ये कहने का मतलब ये होगा, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इंग्लिश में उसने बनाया होगा कि भाई उसको डेथ सेंटेंस दी गई, लाइफ उसकी ले ली गई, लेकिन यहाँ पर में जो है वो आजीवन कारावास हो गया हिंदी में, तो ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा आपको एक एक पॉइंट जहां बीपीएससी ने गलती की होंगी उसको भी निकाल के आपको बता रहा है, ताकि आप आगे से तैयार रहे इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उधम सिंह ने किसको मारा था, ठीक है, माइकल ओ डुएर को मारा था उन्होंने, उधम सिंह ने 1940 के अंदर में, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, माइकल ओ डुएर, मदन लाल ढींगरा ने मारा था कर्नल वाइली को, उधम सिंह ने मारा था माइकल ओ डुएर को 1940 के अंदर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर में 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जो थे उन्होंने कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, ठीक है, इंडिया हाउस के सदस्य थे वो, उनका मेन निशाना था लॉर्ड मॉर्ले, लेकिन उन्होंने मार किसको दिया था, कर्जन वाइली को, ठीक है। तो कर्नल वाइली की हत्या हो गई, तो मदन लाल ढींगरा को जो है मृत्यु दंड दिया गया 17 अगस्त 1909 को, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि उनको लाइफ पनिशमेंट जब दी गई थी यहाँ पर में, तो लाइफ पनिशमेंट का मतलब यहाँ पर में मृत्यु दंड होता है, और हिंदी में जो उसने किया है आजीवन कारावास किया है, जो कि गलत है, ठीक है, एग्जामिनर ने, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। देखिए
एक ही व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है। पहले क्या था कि वो केवल एक ही राज्य का, ठीक है, राज्यपाल बन सकता था, एक राज्य है उसका राज्यपाल बन गया। बट अब जो है, अब ये प्रावधान कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति, ठीक है, एक राज्य का राज्यपाल होते हुए दूसरे राज्य का भी राज्यपाल बन जाएगा, ठीक है, दूसरे राज्य का राज्यपाल भी बन सकता है, एक या एक से अधिक राज्य का, एक ही व्यक्ति। अदरवाइज ये था कि एक एक व्यक्ति एक राज्य, ठीक है। तो ये प्रावधान जो है कब किया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर में कि कब ये प्रावधान किया गया था। तो ये प्रावधान किया गया था आप लोगों का 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है आप लोगों का। इस अमेंडमेंट के जरिए जो है भारत में राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन भी किया गया था। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों का वापस से बॉर्डर डिसाइड की गई थी, बहुत सारे नए राज्य भी अस्तित्व में आ गए थे, ठीक है, क्योंकि कई राज्यों को छोटा किया गया था। तो 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के जरिए, ठीक है, सेम पर्सन जो है वो एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, अभी थोड़े समय पहले जो है आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के साथ साथ में, ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी कार्यभार उन्होंने कुछ समय के लिए संभाला था, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति थी, दो राज्यों का, तो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी वो बन सकती थी, तभी तो वो बनी थी, ठीक है, एक से अधिक का। तो एडिशनल कार्यभार उनको दिया गया था, तो इस तरीके से बनाया जा सकता है, 7वें संविधान संशोधन के जरिए ये किया गया था, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर में बोला गया है कि हर राज्य में राज्यपाल तो होना ही चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 153 कहता है, अनुच्छेद 153, कि देयर शुड बी अ पोस्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 155 ये कहता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है गवर्नर की, ठीक है, देखिए ध्यान से समझना आप लोगों ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, ठीक है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ किसकी एडवाइस लेकर, ठीक है, जो कैबिनेट होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है उनकी एडवाइस लेकर जो वो कहेंगे उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ेगा। वो आपको एक शॉट दिखाया था ना मैंने अभी, जैसा मैं बोलूंगी वैसा तुमको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस वैसा ही है, तुमको करनी पड़ेगी। मंजूर, बताओ क्या करना है? जैसा मैं बोलेगी वैसा तुमको करनी पड़ेगी। मंजूर, बताओ क्या करना है? ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंटमेंट करता है, नाम किसका आएगा, राष्ट्रपति का आएगा, लेकिन एडवाइस किसने दी है कि किसको करना है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया होगा। नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर में देखिए, दिल्ली दरबार जो है वो आप लोगों के 3 इंपॉर्टेंट दिल्ली दरबार भराए गए थे, आप लोगों को बताना है ये तीनों दिल्ली दरबार के बारे में। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर में बात करेंगे आप लोगों के मैं आप लोगों को जो है ना ये इस पॉइंट को आप चाहूंगा कि आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करें, हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, और आप लोगों ने अगर इसको कर लिया तो आप ही लोग जो है वो इसको कर पाओगे, ठीक है, एग्जाम के अंदर में जाके अच्छे से, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं पहला दिल्ली दरबार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, 1 नंबर का अपने आप में क्वेश्चन बनेगा ये। और जितने भी बच्चे पेड क्लास में थे आप लोगों को याद होगा कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर समझाया है मैंने इसको, ठीक है। पहला दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन ने भराया था, लिट्टे ने, ठीक है, ये अपना लिट्टू, ओके। और इसने क्या किया था, ठीक है, ये भरवाया था 1877 में, 1877 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, 1877 के अंदर में भराया था इसने। दूसरा जो दिल्ली दरबार था ये भरवाया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, 1903 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने भरवाया था, ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी। और तीसरा वाला जो दिल्ली दरबार था 1911 के अंदर में, ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग ने भरवाया था, तीसरा वाला लॉर्ड हर्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग ने 1911 में, ये याद है ना आपको, इसी में वो आए थे, ठीक है, जॉन 4th आपके, तो जॉर्ज 4th जो है वो आए थे, जॉर्ज 5th आए थे, जॉर्ज पंचम हमारे, और उनकी वाइफ मैरी भी आई थी 1911 के अंदर में, और इन्होंने ही बंगाल के बंटवारे को रद्द किया था, ठीक है, दिल्ली दरबार के अंदर में। तो जोड़ी किस तरीके से लगेंगी, प्रथम दिल्ली दरबार जो है वो आप लोगों का लगेगा बी के साथ में, 1 की जोड़ी बी के साथ, 2 की ए के साथ, और 3 की सी के साथ, इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते थे। कितने लोगों को याद हो गया ये चीज, ठीक है, जॉर्ज पंचम, ठीक है,
ये आप लोगों का, तो ए की बी, 2 का ए और 3 का सी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके गुड, हो गया याद ये वाली चीज आप लोगों को। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को करवा दिए जाए तो। ठीक है, आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये सारे की सारी जितना भी मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में, उन सारे क्लासेस की पीपीटी, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि ये वाली पूरी पीपीटी आप लोगों को प्रथम दिल्ली दरबार, लॉर्ड लिटन, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को सामग्री घोषित किया गया, कैसरे हिंद की उपाधि भी उनको प्रदान की गई, दूसरा दिल्ली दरबार आपका बढ़ाया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये सारा का सारा आप लोगों को जो है टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जितने भी लोग हैं पेड कोर्स के अंदर में, वो इसका लाभ जरूर लीजिए, क्योंकि आप लोग जो है सिलेक्शन के साथ में, अब हम क्योंकि टीचिंग परीक्षा के आप स्टूडेंट हो, सिलेक्शन तो कंफर्म है आपका। ठीक है, सिलेक्शन के साथ में टॉप रैंक भी लेकर आना है, ये आप लोगों की हमारी कोशिश है आप लोगों के लिए। हु रूट द फॉलोइंग लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, ये लाइन बीपीएससी को समर्पित। ठीक है, कि भाई टॉप रैंक की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बीपीएससी के क्वेश्चंस के अंदर में है। अब देखिए कई सारे जो लोग होते हैं ना, वो गलती से इसको राम प्रसाद बिस्मिल समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में बीपीएससी के इस पे आया भी था क्वेश्चन आप लोगों का, 2015 के बीपीएससी में आया हुआ भी है। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी है, पटना के जो है वो उर्दू कवि थे, बिस्मिल अजीमाबादी, उन्होंने लिखा था इसको, सरफरोशी की तमन्ना। बाद में जाकर जो है फ्रेंड्स राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, इन जैसे लोगों ने इसको और ज्यादा पॉपुलर बना दिया। अदरवाइज इसको बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी। और आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों के लिए हमने जो है ना एक इस तरीके की लिस्ट दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ये इंग्लिश में आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, ऐसी ही एक लिस्ट आपको हिंदी में भी मिली है पेड कोर्स के अंदर में, इमेज वाले सेक्शन में। तो आप देख सकते हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखी है? बिस्मिल अजीमाबादी ने। 2015 में आया था ये क्वेश्चन। ओके, इनकलाब जिंदाबाद वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, मौलाना हसरत मोहानी ने लिखी है इनकलाब जिंदाबाद की लाइन। तो इस तरीके से आप लोग अगर प्रिपेयर होना चाहते हो तो नीचे में जो नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई आप पीछे ना रह जाए। नाउ हु इज द राइटर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? 66वीं पीपीएससी के अंदर में फिर से आ गया। लो कर लो बात। आशीष कुमार ओझा ने भी बढ़िया लाइन बनाया। चलिए आंसर बताइए यहाँ पर में, जितने भी लोग राम प्रसाद बिस्मिल आंसर लगा रहे हैं वो सबके सब गलत है। ठीक है, आपको अभी मैंने बताया कि बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी, अजीमाबादी, ठीक है, अजीमाबादी जो थे उन्होंने लिखी थी ये लाइन, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ओके, ई इज द करेक्ट आंसर। क्यों ई? क्योंकि यहां पर मैं आंसर इसका नन ऑफ द अबव, ऊपर उसमें से कोई नहीं होने वाला है, बिस्मिल अजीमाबादी होगा। अभी आपको दिखाया ना मैंने यहाँ पर मैं लाइन आप लोगों का कि बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी, राम प्रसाद बिस्मिल अलग है, बिस्मिल अजीमाबादी अलग है। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, दोनों के दोनों। ये देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर में, और ये 66वीं बीपीएससी के अंदर में रिपीट हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो आगे में रिपीट होने के चांसेस है आपके। तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े हुए हो तो सिलेक्शन तो पक्का है, अब तैयारी आप लोगों के टॉप रैंक लाने की भी है। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली घोषणा मैं बहुत जल्द करने वाला हूं। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए अभी एक बहुत बढ़िया चीज आपके लिए तैयार हो रही है, सरप्राइज रखते हैं उसको। ठीक है, लेकिन ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो बच्चे उस समय तक एनरोल हो चुके होंगे उनको पक्का वो एक्सेस फ्री में मिल जाएगा, जो भी बच्चे ले चुके होंगे उनको। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 5 तारीख तक हम उसको लॉन्च कर देंगे आप लोगों के लिए, और जो बच्चे उस समय तक ले चुके होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बाकी लोग जो है उसको अलग से लेंगे। ठीक है, 10,000 क्वेश्चंस के करीब जो है आप लोगों के पूरे बीपीएससी के 10,000 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, उसको हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं बड़ा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक अलग ही कोर्स उसको निकाल रहे हैं, लेकिन जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के बच्चे उस समय तक ले चुके होंगे उसके लॉन्च होने से पहले तक उनको उसमें कर दिया जाएगा। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किस वर्ष किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किस वर्ष किया था? तो चित्तौड़गढ़ के ऊपर में कब्जा जो है
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर में कब्जा किया था। आप लोगों ने अगर पद्मावत मूवी देखी है तो उसके अंदर में आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि जो चित्तौड़ है, ठीक है, उसके ऊपर में हमला किया गया था। उस समय में जो है वहां पर में राजपूताना शासन था पूरा का पूरा, ठीक है। तो राजपूताना शासन, राजपूताना जो लोग थे, ठीक है, चित्तौड़, आमेर, ये सारे के सारे इलाके, आसपास के इलाके, अलाउद्दीन ने वहां पर हमला किया और चित्तौड़ का नाम उसने बदलकर क्या कर दिया था, अपने बेटे के नाम पे रख दिया था, खिजराबाद, ठीक है, खिजराबाद उसने नाम रख दिया था, ठीक है, खिजर खान के नाम के ऊपर में। बाद में उसने जो है फ्रेंड्स चित्तौड़, रणथंभौर, मालवा, अलग अलग इलाकों पे भी कब्जा किया, लेकिन चित्तौड़गढ़ के ऊपर में या चित्तौड़ के ऊपर में कब्जा कब किया था उसने, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 1303 के अंदर में किया था। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, पूछते हैं। और अपने बेटे खिजर खान के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि कल जो है एक बड़ी आप लोगों की मैराथन है, ठीक है। तो कल सभी लोग, ठीक है, आप सभी के सभी जो है कल की जो मैराथन है उसके लिए तैयार रहिएगा। टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में एक बड़ी मैराथन, ये छोटे छोटे से इवेंट जो होते हैं ना, इसको सेलिब्रेट कीजिए आप लोग। इनको इस तरीके से सेलिब्रेट कीजिए कि ये कोई त्योहार है और आपने मनाना है और ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि जब आपको ये मैराथन करवाई जा रही है टीचिंग परीक्षा के द्वारा, तो टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए एक एक चीज का ध्यान रखती है। तो टीचिंग परीक्षा की कल जो है मैराथन जो है उसके ऊपर में आप सभी लोगों ने जुड़ना है जरूर ना। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्यसभाओं में, ठीक है, महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था करता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। हाँ, कल का टारगेट रखते 10,000 प्लस बच्चे होने चाहिए कल, ठीक है। बताइए जल्दी से, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए राज्यों के अंदर में, राज्य की विधानसभाओं के अंदर में, ठीक है, और लोकसभा के अंदर में, ओके, महिलाएं कितनी होनी चाहिए, कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर, मैं हाथ ऊपर करो, महिलाएं कितनी है, हाथ ऊपर करो यहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी से एक बार देखते हैं कि आपका यहाँ पर में रिप्रेजेंटेशन कितना है। सभी लोग अपना अपनी जो है यहाँ पर में उपस्थिति दर्ज कराइए। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आपका, ठीक है, कौन सा वाला संविधान संशोधन अधिनियम था 106 नंबर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये बहुत देर से आया, ये मतलब आजादी के समय से इसकी मांग हो रही थी कि इसको किया जाना चाहिए। तो 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2023 जो है फ्रेंड्स लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर में पास हुआ, जिसमें यह बोला गया कि लोकसभा और विधानसभाओं में होगा। इसके अलावा आप मुझे एक बात बताइए कि क्या जो है ये राज्यसभा और विधान परिषद के अंदर में भी लागू होता है, हाँ या ना, बताइए जल्दी से। क्या ये विधान परिषद में लागू होगा, नहीं, ठीक है। क्या ये राज्यसभा पे लागू होगा, नहीं, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन होता ही नहीं है। विधान परिषदों के अंदर में रिजर्वेशन नहीं होता है। लोकसभा में और विधानसभाओं के अंदर में रिजर्वेशन दिया गया है, राज्यसभा में नहीं दिया गया है, ठीक है। विधान परिषद जो होती है, 6 राज्यों के अंदर में विधान परिषद है। कौन कौन से 6 राज्य है जिनमें विधान परिषद है, अगर आता है तो लिख भी दीजिए, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। विधान परिषद के अंदर में भी नहीं है, केवल लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर में, इंक्लूडिंग, ठीक है, दिल्ली, ओके, दिल्ली की जो विधानसभा है उसके अंदर में भी इसको इंक्लूड किया गया है, ओके, आपका कि दिल्ली में भी ये रहेगा आरक्षण। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश में कौन प्रधानमंत्री था। आप लोगों को याद होगा फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में मैंने आप लोगों का जो है नेशनल कमीशंस के ऊपर में एक नॉलेज कैप्सूल लिया है। कितने लोगों को याद है, वो भी हाथ ऊपर कर देंगे। मजा आया था पढ़ने में पूरा का पूरा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, राष्ट्रीय जो है पिछड़ा आयोग, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, काका केलकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा हमने 2nd नंबर का जो बैकवर्ड क्लास आयोग था, मंडल कमीशन, उसके बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में उस समय में जब ये गठन किया गया था, तो इसका गठन किया गया था फ्रेंड्स 1979 के अंदर में। देखो यहाँ पर मैं बात हो रही है गठन की, मैंने आपको ये इसी वजह से मैंने डिटेल में पढ़ाया था। आप देखिए इसका क्वेश्चन मिल गया हमको, ठीक है, गठन वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1979 उस समय में मोरारजी देसाई सरकार थी, ठीक है, गठन के समय में। और जब इसको इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, ठीक है, तो लागू किया गया था इसको 1990 में। उस समय में सरकार में कौन था, उस समय में प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, वीपी सिंह। देखिए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मंडल कमीशन जब बना था तो उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, उन्होंने बनाया था 1979 में।
उसके अगले ही साल उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, रिपोर्ट मिल गई थी 1980 में, ठीक है 1980 में रिपोर्ट मिल गई। उसके बावजूद भी जो है फ्रेंड्स लंबे समय तक इसका इंतजार रहा और फाइनली इसको 1990 में लागू किया गया, वीपी सिंह जब उस समय में प्रधानमंत्री थे, ठीक है वीपी सिंह के समय में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स मैंने आपको बताया, प्लीज इसको लिख देंगे सभी के सभी कमेंट के अंदर में भी, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। 1900 लाइक्स हो चुके हैं यहाँ पर में, ठीक है 2800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में सिस्टमेटिक वे के अंदर में मिल जाती है। तो अच्छे से पढ़ाई करने के लिए जो नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का 7611101101, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है टीम आपकी मदद कर देगी। या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे चले जाइए डायरेक्टली, या फिर आप लोगों को कोर्सेज दिख भी रहे होंगे नीचे में, ठीक है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों से एक और क्वेश्चन था यहाँ पर में कि कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, ठीक है मंडल कमीशन ने कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, कितने लोग हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन देखा है। एक्चुअल बीपीएससी में आया था ये क्वेश्चन, 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, ठीक है कि बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको 27% आरक्षण दिया जाए, ठीक है चलिए तो ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन बनता है, देखिए आरआरसी ग्रुप डी के अंदर में टीचिंग परीक्षा की टीम एक रिसर्च ओरिएंटेड टीम है, ठीक है हर एक चीज को डीप रिसर्च करते हैं। हमने इस पर आधारित एक और क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ लिया, आप वेरीफाई कर सकते हो इस चीज को, ठीक है आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका 6 दिसंबर 2018 में, ठीक है मंडल आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई। अब बताइए आप लोग आंसर क्या होगा, इसका आंसर करिए आप सभी के सभी। 2000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो मोरारजी देसाई आंसर हो जाएगा, ठीक है 1979 के अंदर में गठन हुआ था, ठीक है तो आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना क्यों जरूरी है, और इसी वजह से टीचिंग परीक्षा आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाता है, ठीक है और अभी आप लोगों को इसी वजह से एक बहुत बढ़िया सरप्राइज मिलने वाला है, ठीक है 5 तारीख तक का वेट कीजिए आप लोग। जो भी बच्चे पेड ऑलरेडी है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो 5 तारीख तक ले लेंगे, या फिर अगर मैंने 4 को ही लॉन्च कर दिया तो 4 तारीख तक की उसकी कट ऑफ डेट रहेंगी। तो जब भी मैं उसको लॉन्च कर दूंगा तब तक की कट ऑफ रहेंगी, तब तक जिसने ले लिया होगा, जब मेरे अनाउंसमेंट करने से पहले तक जिसने ले लिया होगा, ठीक है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और उसके बाद के जो बच्चे रहेंगे उनको एक्स्ट्रा अमाउंट देकर उसको परचेस करना पड़ेगा, ठीक है तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग, जो भी लोग लेना चाहते हैं उससे पहले ले लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर जो है ना आप लोगों का कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर जो है हम लोग ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। आप बहुत मतलब अभी नहीं खोलता हूँ पत्ते, क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज है, जब आपको मिलेगा तब ज्यादा ज्यादा खुशी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है नेशनल लैंग्वेज। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में आर्टिकल नंबर, ठीक है 243, ठीक है 343 जो है आप लोगों का, ये कहता है कि भारत के अंदर में जो हमारे भारत की आधिकारिक भाषा है, ठीक है वो तो नहीं है, लेकिन एक राजकीय भाषा है, ठीक है राजकीय भाषा का मतलब कामकाज की जो भाषा है वो है, ठीक है तो राजकीय भाषा कौन सी है हमारी, ये आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, लेकिन राजकीय भाषा जो है हमारी वो है हिंदी, ठीक है हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश को जो है 15 साल के लिए किया गया था पहले, ठीक है कामकाज की भाषा के रूप में, लेकिन फिर बाद में जो है वो ऑफिशियल जो है लैंग्वेजेस एक्ट पास किया गया 1963 में, जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो इंग्लिश को और आगे तक बढ़ा सकते यूज करने में। तो उन्होंने एक आदेश जारी किया, अध्यादेश नहीं आदेश जारी किया कि केंद्र सरकार की रिकमेंडेशन पर कि हम चाहते कि इंग्लिश को आगे के आदेश तक जारी रखा जाए। तो हिंदी और इंग्लिश जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का अभी आधिकारिक लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। देखो राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, ये राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, केवल ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ऑफिशियल लैंग्वेज कामकाज की भाषा है, कामकाज की भाषा, ठीक है तो आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है कि कोई भी भाषा जो है, अच्छा ये यहाँ पर में आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। जितने भी लोगों ने डी आंसर लगाया उन लोगों का सही है। कितने लोगों ने लगाया है डी आंसर, 47% लोगों ने। क्वेश्चन की गहराई को समझो आप लोग, देखिए कितना डीप क्वेश्चन है,
क्वेश्चन समझो आप लोग, ई नहीं होगा आंसर, आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं बोला है कि इंडिया के पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो जब बोल दिया गया है उसने, ठीक है, तो डी आंसर होगा ना आप लोगों का। आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि जब उसने बोला है वहां पर में एक ऑप्शन के अंदर में कि भाई कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, तो आंसर वही होगा उसका, है ना। अगर यहाँ कुछ और लिखा हुआ होता तब जाके नन ऑफ दी अबव हो जाता कि भाई नन ऑफ दी अबव कोई है ही नहीं करके, लेकिन यहाँ जब उसने लिखा है स्पेसिफिकली तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन कि दिमाग के अंदर में आप लोगों के जो है चलना चाहिए प्रॉपरली कि क्या चीज है, अगर आप चाहोगे, ठीक है। ओके, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। तो एज पर आर्टिकल नंबर 343 हिंदी जो है आप लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है फ्रेंड्स लैंग्वेज रहेंगी। इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल जो है आप लोगों की लंबी मैराथन है, कल 10,000 प्लस लाइव का टारगेट रखते हैं हम लोग, 10,000 ठीक है प्लस का लाइव का टारगेट। क्या आप सभी लोग तैयार है? क्या आप सभी अपना अपना योगदान देने के लिए तैयार है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए आप लोग, क्या आप सभी लोग तैयार हैं 10,000 प्लस लाइव करने के लिए? आज उस सेशन के ऊपर में लाइक हो जाना चाहिए, नोटिफाई मी का बटन दब जाना चाहिए आप लोगों की तरफ से, और साथ ही साथ जहां जहां शेयर कर सकते हो इस सेशन को शेयर कर देना है आप लोगों ने, ठीक है। टाइम पर आ जाना है, ठीक है, अलार्म लगा लेना है, और जहां जहां शेयर कर सकते हो टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सेशन से पहले ही शेयर भी कर देना बीच बीच में भी, ठीक है। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो ये जो सेशन है इसके अंदर में हम लोग मिलेंगे फ्रेंड्स कल आप लोगों के बढ़िया से, और जो इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे और क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, और वो सरप्राइज जो है आप लोगों का वो भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो, कहीं आपसे छूट ना जाए, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए 7611101101 96974444। इस नंबर पे कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए अगर कॉल ना लगे तो, ठीक है, या फिर टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाकर भी डायरेक्टली आप लोग देख सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।